तो बताए थे आपकी अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या आएंगे, एयर, वाटर, जो भी आपके सनलाइट वगैरह होगा, ये सभी क्या है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट इनको बोलते हैं। लिविंग कंपोनेंट के बारे में बताया थे आपको कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लिविंग बीइंग्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यस, यू कैन टेल मी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिविंग बीइंग्स। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बीइंग्स आर, आई हैव टोल्ड यू माई प्रीवियस क्लासेस की ग्रोथ होता है उनमें। ग्रोथ मीन्स वो बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ इज़ ऑफ टू टाइप्स, इनविजिबल एज वेल एज विजिबल ग्रोथ, ठीक है। या मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन टॉक ऑफ द मूवमेंट की मूवमेंट कैसा होता है, विजिबल मूवमेंट एज वेल एज नॉन विजिबल मूवमेंट। तो विजिबल मूवमेंट द मूवमेंट विच वी कैन सी डायरेक्टली, जैसे आपका वॉकिंग ऑफ सम पर्सन ऑन द रोड, या कोई भी डॉग रन कर रहा है, तो उस केस में वो मूवमेंट आपका क्या है, विजिबल है। आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें जो है रन कर रहा है, मीन्स डॉग इज़ रनिंग एंड अ पर्सन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, कि कोई भी पर्सन जो है वॉक कर रहा है रोड पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द व्हाट, विजिबल मूवमेंट। ये सभी मूवमेंट विजिबल होंगे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द इनविजिबल मूवमेंट, अगर इनविजिबल मूवमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, मीन्स द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज़ व्हाट, इनविजिबल मूवमेंट, मीन्स वो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे इनविजिबल। तो आप देख सकते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ प्लांट को तुरंत की कोई मूवमेंट हो रहा है, वो इनविजिबल है। मूवमेंट तो है लेकिन डायरेक्टली आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें क्या हो रही है, प्लांट ग्रो कर रहा है, उसमें बर्ड्स निकल रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, प्लांट्स के लिप्स जो है वो फिर मैच्योर हो रहे हैं। तो दिस आर ऑल अबाउट द व्हाट, इनविजिबल मूवमेंट ऑफ द प्लांट। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हैव यू अंडरस्टूड कि व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्टली? यस, you have understood कि what I am saying exactly? Little bit, okay. तो next I will discuss ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम डिस्कस कर चुके थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, कि कौन सा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, किस में होता है, प्लांट में होता है, क्या क्या चीज़ें जो इसमें बनती हैं, रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि वैसे ऑर्गेनिजम्स, ये सब किस में होता है, लिविंग थिंग्स में होता है न्यूट्रिशन, इसलिए कि लिविंग थिंग्स को ही फूड की ज़रूरत पड़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है क्या? नो। तो इन दैट केस न्यूट्रिशन जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? लिविंग थिंग्स के लिए। कि लिविंग थिंग्स फूड को कंज्यूम करते हैं, उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उस न्यूट्रिशन से उन्हें एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटीज़। जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको वो परफॉर्म करते हैं। These are all about the nutrition. तो न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। प्लीज़ कीप साइलेंट, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आप कर लो उसको, मोबाइल को। बाहर में बज रहा है क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आया? तो अब इसमें देखो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। तो उस केस में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर या अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्लांट के ऊपर भी, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे को भी खाते हैं। पता है ना, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन बताए थे। लायन, टाइगर, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में, उसको वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसको एज अ फूड क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक में हम लोग समझें कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए और अपना न्यूट्रिशन वहाँ से गेन करते हैं, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और किस तरह के न्यूट्रिशन करेंगे, इसमें भी टाइप्स होते हैं आपके हेटेरोट्रॉपिक में। हेटेरोट्रॉपिक में पहला टाइप होता है आपका सैप्रोफिटिक। 1 by 1 सबके डेफिनेशंस भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे भी। इससे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन
and next part of this is holozoic. Holozoic nutrition. तो फर्स्ट नंबर है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ये समझना है हमको. तो इसमें वो सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मीन्स व्हाट? जो भी आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हो, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, आप उसको क्या करते हो, थ्रो करते हो डस्टबिन में, तो वो कहीं ना कहीं जाता होगा, तो वो आपका बायोटिक कंपोनेंट हो गया. तो एक्चुअल में वो डिकम्पोजर्स के द्वारा, कोई बैक्टीरिया या चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है. मीन्स वो धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करते हैं. तो वो सभी ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं. जैसे आप देखते हो ना कि ट्रीज़ वगैरह जो है, इफ़ अ ट्री इज़ ब्रोकन बाय अ विंड की वजह से ब्रोकन डाउन हो गया, तो उस केस में वो ट्री जो है आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसमें मॉलिक्यूल्स लगने लगते हैं, कोई ऑर्गेनिजम्स उसमें लगने लगते हैं. उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं डिकम्पोजर्स. वो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे वो कंज्यूम करते हैं, उसके जो भी उनको एज ए फूड जो भी उसमें से चाहिए होता है उसको कंज्यूम करते हैं और अपना खुद का न्यूट्रिशन करते हैं, अपने लाइफ सर्वाइवल को. जैसे कोई भी एनिमल्स आप देखोगे, एनिमल्स भी डेड हो जाता है, तो उस केस में उस एनिमल्स के चारों तरफ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं कुछ दिन के बाद, तो वो उसको उसके बॉडी को क्या करते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगते हैं. समझ में आ रहा है? तो वो सभी डिकम्पोजर्स होते हैं. क्लियर है? तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, परफॉर्म. तो इसमें लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स which depends on other organisms, means which depends on dead and decaying organic matter for their food. अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन करते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर? तो ये आपका होता है सैप्रोफिटिक. इसमें एग्जाम्पल में क्या आएंगे, दिखाएंगे आपको वन बाई वन ईच एंड एवरी पार्ट. एग्जाम्पल में क्या आएंगे इसमें, हाँ मल्चेस, यस. एंड नेक्स्ट और भी, हाँ वल्चर बोला था, कोई बात नहीं, मल्चेस भी होते हैं, वल्चर बोला था आपने. तो वल्चर जो है ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं. मतलब डिकम्पोजर्स नहीं होते ये डायरेक्टली, ठीक है. डिकम्पोजर्स बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब वल्चर कहोगे तो वल्चर जो है वो तुरंत, जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स डेड होता है तो वो उसको खाते हैं, ठीक है. तो बोल सकते हैं, लेकिन ये पार्शियल होते हैं, कंप्लीट नहीं होते. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपके कंप्लीट जो है वो एल्गी एंड फंजाई करते हैं. एल्गी एंड फंजाई. एल्गी आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में हम लोग काई बोलते हैं. जैसे ग्रीनिश पार्ट जो होता है ना सरफेस पे, जैसे जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, तो वो फंजाई, ये सभी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं. और भी, हाँ मशरूम भी हो गया. तो मशरूम में जो होता है वो क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करता है. देखो वल्चर जो है वो एक्चुअल में होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है. इसलिए कि वो फ्रेश हो गया, मीट भी फ्रेश हुआ. जैसे कि अब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मीन्स वैसा ऑर्गेनिक मैटर जो डेड है और डिके हो रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड होंगे, तब वो सैप्रोफिटिक में आएंगे. होलोजोइक में मतलब वो वल्चर कब आते हैं, जब कोई भी एनिमल्स तुरंत डेड होता है. मीन्स वो एक्चुअल में क्या हुआ, फ्रेश हुआ, फ्रेश मीट हुआ उस एनिमल्स का. तो वो उसमें जो भी एनिमल्स होंगे वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है. तो वो होलोजोइक में आएंगे. तो ये आपका हो जाएगा एल्गी एंड फंजाई. तो अब आपको देखो कि एल्गी एंड फंजाई एक रिलेशनशिप परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस. और सिम्बायोसिस से आपका क्या बनता है, लीचेन या लाइकेन भी बोलते हैं. ये एक प्लांट होता है, पिछले क्लास में भी आपको बताया था. लीचेन प्लांट होता है, इससे लिटमस पेपर बनाया जाता है. क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर. लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या करता है, इंडिकेटर. यस, इंडिकेटर होता है जो कैटेगराइज करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है. तो लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो आपका होता है पर्पल. इस सबसे क्वेश्चन आते हैं, नेचुरल कलर पूछ लिया जाता है लिटमस का कि कैसा होगा, पर्पल होगा. अब लिटमस का यूज़ हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स के फॉर्म में करते हैं. 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स इन द टर्म्स ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. तो 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं. पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स. आर्टिफिशियल नहीं, सिंथेटिक बोलते हैं. आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो आप,
वो सिंथेटिक बोलते हैं शुरू में, जो उसका टर्म है। नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या होगा, लिथमस आ जाएगा, और भी आते हैं इसमें, टर्मरिक वगैरह आते हैं, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये सभी आते हैं। तो लिथमस आपका पर्पल। तो अब एसिड में अगर बात करें लिथमस की, तो कैसा कलर देता है, पर्पल से कैसा कलर हो जाता है एसिड में, रेड, ठीक है। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड होगा उसको हमें टेस्ट करना होगा, तो लिथमस जो है वो रेड कलर देता है एसिड के लिए। एंड बेस के लिए कैसा कलर देता है, ब्लू हो जाता है ये बेस के लिए। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सबको एक्सप्लेन करने के बाद लाइन बाय लाइन हम लिखाएंगे, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन देयर होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक। होस्ट मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म की होस्ट। जैसे हम आपको पिछले क्लास में बताया थे कि आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, मतलब आउटसाइडर्स जो भी आते हैं आपके यहाँ रिलेटिव, तो आप उसको क्या करते हो, वेलकम करते हो, कैसे, फूड जो है वो देके खाना खिलाते हो, अच्छे से रखते हो, तो वो आपके लिए क्या हुए, गेस्ट हुए, लेकिन उनके लिए आप क्या हुए, होस्ट। तो अब ऐसा कहेंगे कि नहीं हम आपके यहाँ ज़बरदस्ती रहेंगे, खाना खाएंगे, तो वो क्या हो गया, वायरस और बैक्टीरियाज, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियाज या वायरस। तो बैक्टीरिया और वायरस क्या करते हैं, जो हार्मफुल होते हैं वो आपके बॉडी में एंटर करते हैं, आप चाहे या ना चाहे, तो ज़बरदस्ती आपका न्यूट्रिशन क्या करते हैं, कंज्यूम करेंगे और अपने आप को सस्टेन रखते हैं। तो उस तरह के न्यूट्रिशन जो वायरस या बैक्टीरियाज या अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है इसमें। मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट से फूड डिराइव करे, ठीक है, तो उसको उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलेंगे पैरासिटिक। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें? तो इसमें आपको वर्म्स भी हो सकते हैं, इंटेस्टिनल वर्म्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में, एक्चुअली में हमारे इंटेस्टाइन में वर्म्स होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो वर्म्स जो होंगे वो क्या करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल है, वो हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में। तो ये आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे यूज़फुल वर्म्स होंगे, मीन्स ये ऑर्गेनिजम्स जो है यूज़फुल कैटेगरीज में आएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे वर्म्स ऑफ द इंटेस्टाइन या इंटेस्टिनल वर्म्स बोल सकते हैं, इंटेस्टिनल वर्म्स या बैक्टीरियोफेजेस भी बोलते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में उस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फ्रेज एंड फ्लेज, मीट के ऊपर या कोई भी ग्रास वगैरह हो गया, ठीक है, तो कोई भी अदर ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें एग्जांपल में आपके सभी आ जाएंगे। एग्जांपल में इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, गोट, काऊ, डियर, लायन, टाइगर, ठीक है, ये सभी इसी में आते हैं, लायन, टाइगर, गोट, काऊ। आपने वल्चर बोला, वल्चर भी इसमें आते हैं। क्लियर है? कोई डाउट, आपको कोई डाउट? तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में ही 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, यू नो। तो होलोजोइक में 3 टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें होते हैं पहला होता है आपका हार्बीवोर्स, दूसरा होता है आपका कार्निवोर्स, एंड तीसरे होते हैं आपके ओमनिवोर्स। तो हार्बीवोर्स क्या होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, जिसको वेजिटेबल मटेरियल बोलते हैं, उसको जो खाते हैं केवल, वो आपके हार्बीवोर्स होते हैं। तो आप नहीं कर सकते ऐसा कि सर हम भी तो वेजिटेबल केवल खाते हैं, वेज में आएंगे तो हम भी हार्बीवोर्स हुए, नहीं। ह्यूमन बींग्स हार्बीवोर्स नहीं होते। ह्यूमन बींग्स किसके कैटेगरीज में आते हैं,
ऑमनीवोरस में, इसलिए कि वेज और नॉन वेज पूरा एक स्पीसीज़ को कंसिडर किया जाता है। अगर हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ऑमनीवोरस हमें कहना है तो उस केस में आपको पूरी एक स्पीसीज़ को कंसिडर किया जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज़ हो गई तो उनके फूड हैबिट्स क्या है, वो दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। कैनाइन टीथ है ना आपका, टाइप्स ऑफ टीथ भी अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो कैनाइन जो होता है वो एक्चुअल में टीयर करने के लिए, टीयरिंग में ही हेल्प करता है, टीयरिंग ऑफ फूड। तो हम लोग इसीलिए जो है वो मीट, जो भी मीट सब्सटेंसेस है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो उस तरह के टीथ भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कार्निवोरस किसको बोलते हैं? जो मीट केवल खाते हो। तो आपने देखा होगा लायन और टाइगर के टीथ क्या होते हैं? कैनाइंस होते हैं, और बड़े बड़े उनके कैनाइंस होते हैं। 2 नीचे होता है ऑन द लोअर जॉब और 2 जो है वो अपर जॉब में लोकेटेड होते हैं। तो 4 टीथ होते हैं यहाँ पे, देखा है ना आपने, 4 कैनाइन होते हैं, बड़े बड़े, काफ़ी लंबे होते हैं, लॉन्ग शार्प होते हैं कैनाइन। तो ये आपके जो मीट या नॉन वेज सब्सटेंसेस जो कंज्यूम करते हैं। और इसमें आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेज हो गया या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ये सब लोग जानते ही हैं। फिर ऑमनीवोरस में दोनों, बोथ वेज एंड नॉन वेज, मीन्स मीट एज वेल एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो उस तरह के वो ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम लोग ऑमनीवोरस। तो इसमें एग्जांपल में क्या होंगे? हर्बीवोरस के एग्जांपल बताइए। काऊ, गोट, डियर, ये सभी क्या होंगे? हर्बीवोरस होंगे। कार्निवोरस में बताएंगे लायन, टाइगर वगैरह। वल्चर, ठीक है, आपने बोला था ना वल्चर, तो वल्चर किस में आएगा? कार्निवोरस में। ऑमनीवोरस में पता चल गया, ठीक है, मैन और डॉग, यस। क्रो, क्रो किस में आएगा? क्रो किस में आएगा? ऑमनीवोरस में आएगा, यस। क्रो क्या खाते हैं? मीट भी कंज्यूम करते हैं और यस वेजिटेबल सब्सटेंस भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ब्रेड वगैरह को आपने देखा होगा, जब आप ब्रेड कंज्यूम करते हो तो क्रो देखते रहता है। विद्यार्थी पंच लक्षणम जिसको बोला जाता है ना, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, तो उसमें एक होता है ना काक चेष्टा कहा जाता है। तो काक चेष्टा मीन्स क्या? कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला। जब भी आप रोटी खाते हो, ब्रेड, तो उस केस में क्या होता है कि जो क्रो होता है वो देखते रहता है, चेष्टा उसकी क्या होती है अंदर से कि हमें किसी तरह इस ब्रेड को लेना है। अगर आप पल भर के लिए भी वहाँ से, विद इन फ्यू सेकेंड्स भी आप कहीं और गए, तो उस केस में वो रोटी को लेकर चला जाएगा। नेक्स्ट इज वर्ड ऑमनीवोरस आपका हो गया बोथ वेज एंड नॉन वेज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, अब इसको लिख लो आप 1 बाय 1 तुरंत, और विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट्स आप इसको लिख लो। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के पोर्शन को, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट नंबर पार्ट, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लिखो। आप लोग नहीं लिखेंगे? अच्छा, न्यूट्रिशन इन वेज, ऑर्गेनिजम्स। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स, ठीक है, हेट्रो मीन्स अदर्स के ऊपर, हेट्रो मीन्स अदर्स। The organisms, those organisms which depends on others for their nutrition या food, for their nutrition, for their nutrition, for their nutrition is known as, are known as heterotrophs, are known as heterotrophs. And the type of nutrition exhibited by that organism, and the type of nutrition exhibited by that organism will be heterotropic nutrition, heterotropic nutrition. उसके बाद नेक्स्ट आप बनाओगे, there are 3 types of heterotropic nutrition. These type of organisms exhibit, the type of organism which exhibit क्या, मतलब कि थोड़ी देर की डेमो क्लास थी। कितनी देर के लिए थी? पूरा प्रॉपर 1 घंटे बैठोगे ना? नहीं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट, ये हो गया आपका द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट EXHIBIT
which exhibit this type of nutrition will be heterotrophic nutrition. ठीक है, will be heterotrophic nutrition. इसमें लिखोगे there are 3 types of nutrition. लिखो there are 3 types of nutrition. फर्स्ट में लिखोगे saprophytic mode of nutrition, या सैप्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं बहुत लोग, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये लिख लो, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आप देखोगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म depends on dead and decaying organic matter. Organism depends on dead and decaying organic matter. Is called saprotrophic mode of nutrition. इसमें एग्जाम्पल में आप लिख लो एल्गी, फंजाई, मल्चिस भी आप बोल सकते हैं, एल्गी, फंजाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है जो एल्गी एंड फंजाई का, ये आपने बना लिया ना इस तरह से, इसको लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट लिखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Parasitic nutrition, the type of nutrition in which organism derives its food from the host organism. The organism derives its foods. The organism derives their food from the host organism is known as parasitic mode of nutrition. कोई डाउट? इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, इंटेस्टिनल वर्म्स, नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं इसमें पैरासिटिक मोड में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में लिखोगे आप होलोजोइक न्यूट्रिशन, the type of nutrition in which organism depends on fresh and flaky food substances. Fresh and flaky food substances is known as holozoic nutrition. इसमें एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स, लायन, टाइगर, गोट एटसेट्रा, वल्चर, ये सब हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स, लायन, टाइगर, गोट, काउ, वल्चर। इसमें लिख लो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, herbivores, carnivores as well as omnivores. There are 3 types of holozoic nutrition. तब इसमें अगर हम बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन में, तो प्रोड्यूसर्स क्या होंगे?
फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद क्या होगा प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे कौन से, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, उसी तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या हो जाएंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल में, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका टर्शियरी कंज्यूमर। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। तो हायर लेवल ऑफ फूड चेन में कौन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने ग्रास लिया, ग्रास, तो ग्रास आपका प्रोड्यूसर्स में आ जाएगा। ग्रास को कौन ईट करता है, ग्रास होपर्स भी हो सकते हैं, तो ये सभी प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन होंगे, हाँ फ्रॉग्स वगैरह होंगे जो ग्रास होपर को कंज्यूम करते हैं। तो एक आप फूड चेन बना सकते हो, ग्रास हो गया आपका, उसके बाद नेक्स्ट हो गया ग्रास होपर, इंसेक्ट्स में आ गए ये ग्रास होपर। इंसेक्ट्स होता है जो ग्रास को कंज्यूम करते हैं, और इंसेक्ट्स को कौन कंज्यूम करता है, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है, इनके लिए स्नैक भी तो खाते हैं ना, स्नैक। तो ये सभी जो है वो ही हो गए। अब टॉप कार्निवोरस जो होते हैं वो आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स में आते हैं। टॉप कार्निवोर्स में जो लायन, टाइगर हो गए, आपको बताया था कि प्रोड्यूसर्स कितने परसेंट एनर्जी कंज्यूम करते हैं, 1%। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स में कितनी एनर्जी, 10% होती है, स्लाइटर लेस देन 10%। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विदाउट इस। अब ये सब आपका था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्ट मीन्स जो भी न्यूट्रिशन है ह्यूमन बींग्स में, उसमें किस तरह से होता है हमें पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मीन्स। अब देखो न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन कैसे कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स, जिसमें 5 प्रोसेस होते हैं। यू नो अबाउट दिस प्रोसेसेस। फर्स्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड क्या होता है डाइजेशन, क्लियर है, इंजेशन, डाइजेशन, एंड थर्ड नंबर इज what, absorption, assimilation, fourth number is assimilation, and fifth number is what, excretion। फिफ्थ नंबर को हम लोग बोलेंगे excretion होता है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट नंबर इज ingestion, digestion, absorption, assimilation, excretion। ठीक है, तो देखो इंजेशन में इंजेशन अब ह्यूमन बींग्स की बात करें, थोड़ा सा अमीबा वगैरह के बारे में भी देख लें। अमीबा, पैरामीशियम, 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अमीबा में किस तरह का जो है न्यूट्रिशन कैसे कंज्यूम करता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, तो हम लोग यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर, यस। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी कैन से दैट कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या है प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं। लेकिन अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें केवल एक ही सेल होता है। अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल, तो इसलिए इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं हम लोग। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो अमीबा क्या करता है एक्चुअल में, देखो उसका भी प्रोसेस आपको बताते हैं। अमीबा में इंजेशन कैसे होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। तो अमीबा इज लाइक दिस, इस तरह से आपका अमीबा होगा। अब इसके अमीबा में क्या होता है कि एक्चुअल में जो भी फूड पार्टिकल्स हैं इसके सरफेस पे आके स्किप हो जाते हैं। इसका कोई परमानेंट जो है वो माउथ नहीं होता, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है परमानेंट माउथ होता है, बट इन द केस ऑफ अमीबा वी कैन से कि परमानेंट माउथ इज़ नॉट प्रेजेंट, परमानेंट माउथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो इन दैट केस इनका टेम्पररी माउथ होता है। तो ये
जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है अमीबा में, तो पैरामीशियम में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों में। तो इनके पास जैसे ही फूड पार्टिकल्स आते हैं तो फूड पार्टिकल्स इनसे क्या होते हैं, स्टिक करते हैं, तो वहाँ पे टेम्पररी माउथ बनता है। उस टेम्पररी माउथ को बोलते हैं सीडोपोडिया। अमीबा के केस में सीडोपोडिया, सीडोपोडिया के थ्रू जो है वो फूड कंज्यूम करता है। क्या नहीं, हाँ फूड को सराउंड करते हैं ताकि जो है ना फूड के थ्रू जो है वो, अब एक्चुअल में क्या होता है, ये हैंड लेग स्ट्रक्चर होते हैं, आपने ठीक बोला, हेयर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हैंड लेग ये क्या करते हैं, फूड को सराउंड करते हैं। मीन्स सराउंड कब करेंगे, यहाँ के वॉल्स जो होते हैं सेल वॉल रप्चर करते हैं, तो यहाँ पे टेम्पररी माउथ बनता है। टेम्पररी माउथ मीन्स वो यहाँ से फूड जो है वो एंटर करते हैं इनके बॉडी में। तो जो हैंड है वो क्या करते हैं, इसको सराउंड्स करते हैं। ये सीडोपोडियम, इसको बोला जाता है सीडोपोडिया। क्लियर है। और यहाँ से क्या होता है, फूड जो है वो एंटर करता है इनके बॉडी में। तो फूड जब एंटर करता है तो फूड का डाइजेशन कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। तो फूड जैसे ही एंटर करता है तो उसके बाद क्या होता है कि इनमें, इनके ऊपर डाइजेशन का एक्शन, मतलब इंजाइम्स का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इंजाइम का एक्शन स्टार्ट होता है और इंजाइम का एक्शन स्टार्ट होने के बाद जो है फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और फूड का डाइजेशन होने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल्स इसमें बचता है, ठीक है, फिर बाकी सभी प्रोसेस होते हैं। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बाकी जो अदर वेस्ट मटेरियल होता है वो एक जगह क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद वहाँ के जो सेल वॉल हो वो रप्चर कर जाता है, सेल वॉल वहाँ का ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स रप्चर हो जाता है, और वहाँ पे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन जाता है टेम्पररी, और वहाँ से फूड मटेरियल जो है वो बाहर आ जाते हैं अमीबा में। तो ये प्रोसेस होता है अमीबा में। अमीबा में और पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को सराउंड करते हैं, और फूड पैरामीशियम जो है वो एब्जॉर्ब करता है। उसको बोलते हैं हम लोग सिलिया, उस स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में आपका होता है सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसके थ्रू फूड जो है वो कंज्यूम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को टेक अप करने का प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। तो इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारा फर्स्ट जो है फूड कंज्यूमिंग ऑर्गन कौन है, माउथ है। तो माउथ हमारा परमानेंट जो है ऑर्गन है जो फूड को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो माउथ के इसमें भी, माउथ में आपको बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग तो वन बाय वन। जैसे इसमें आपका टंग है, टंग का क्या फंक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर टीथ, ठीक है, इन सब के, फिर लोअर बकल कैविटी, ठीक है, अपर बकल कैविटी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखो आप कि जैसे हम फूड को कंज्यूम करते हैं, तो फूड को जब कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, स्टार्च का, स्टार्च जो भी फूड में प्रेजेंट होते हैं, तो फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर एंजाइम का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है ये एंजाइम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, यस। तो फूड का डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ पे होता है, सबसे पहले माउथ, माउथ में स्टार्ट होता है, और वो सलाइवरी एमाइलेज होता है एंजाइम जो किस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। दिस इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और वो सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, ये माउथ में क्या करता है, डाइजेशन स्टार्ट करता है, और स्टार्च का डाइजेशन होता है, या बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। तो ग्लूकोज एज वेल एज व्हाट, माल्टोज, तो इन सब में ये ब्रेक डाउन होते हैं। क्लियर है ये चीज़। दिस पार्ट इज अबाउट द सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। अब टंग में देखो, टंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। टंग में स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पेपिला। तो स्मॉल प्रोजेक्शंस दैट इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग इज नोन एज पेपिलाई। इस तरह से आपके टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं
टेस्ट बर्ड्स। ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये आपको छोटे छोटे जो है वो प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। एंड ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स पेपिला, इनको बोलते हैं PAPILLAE। इसमें टेस्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। स्वीट टेस्ट को डिटरमाइन करने का, शॉवर टेस्ट को डिटरमाइन करने का, बीटर टेस्ट को डिटरमाइन करने का। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट कौन सा टेस्ट डिटरमाइन करता है? स्वीट टेस्ट, यस। और स्वीट के टुवर्ड्स में क्या होता है? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है हमारा टेस्ट बर्ड्स, स्वीट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर पार्ट। सेकेंड नंबर पार्ट इज शॉवर। उसके बाद यहाँ पे सॉल्टी, ठीक है। उसके बाद आपका होता है बीटर, बीटर टेस्ट। इस तरह से टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो टंग का क्या हेल्प होता है, मतलब टंग के फंक्शंस क्या क्या हैं? टंग्स तो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में टेस्ट, एंड इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द फूड, कि फूड का टेस्ट कैसा है, टंग हेल्प करता है। सेकेंड नंबर, इट हेल्प्स इन डेग्लूटेशन एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड, मीन्स फूड में सलेवरी एमाइलेज को मिक्स करता है, मीन्स सलाइवा को जो है फूड में मिक्सअप करने का काम करता है। और क्या फंक्शन है इसके, और क्या क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जिससे हम लोग बोल पाते हैं। तो किसकी वजह से? टंग की वजह से ही। तो टंग हेल्प करता है क्या? वॉइस प्रोडक्शन में। वॉइस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो वॉइस कहाँ से प्रोड्यूस होता है पता है आपको? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? लार्ynx। लार्ynx आपका वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होता है। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, तो इसको लिख लो आप, टंग को यहाँ तक लिखो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, इसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। The process of taking food is called ingestion. ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि टंग का लिखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग। टंग में लिखो आप, इट हेल्प्स इन determining the taste of the food. It helps in determining the taste of the food. It helps in determining the taste of the food. सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखोगे tongue has a small projections over their surface known as papilla, papillae, PAPILLAE, known as papillae. known as papillae. और ये पार्ट आप बना लो, स्वीट सोर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, सॉल्टी बीटर, ठीक है, बना लिया। सेकेंड नंबर पॉइंट लिखो, इट हेल्प्स इन डेग्लूटेशन एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड। इट हेल्प्स इन डेग्लूटेशन एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड थर्ड नंबर पॉइंट, it helps in the production of voice. It helps in production of voice. वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं? लार्ynx को।
सलाइवा का आपने लिख लिया। सलाइवा जो है वो इसके भी सलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सलेवरी ग्लैंड। देखो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा कंटेन सलेवरी एमाइलेज एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? व्हाट इज एंजाइम? व्हाट इज एन एंजाइम? एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। मतलब ये अपना एक्शन देते हैं, जैसे रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है उसी तरह से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फूड का डाइजेशन में। मेनली एंजाइम जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम इसको बोलते हैं। इसको टाइलिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है टाइलिन। और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, आपको टाइलिन पूछा जाता है। सलेवरी एमाइलेज ना देखे इसलिए कि सलेवरी एमाइलेज को सब कोई जानता है, वी ऑल नो अबाउट सलेवरी एमाइलेज। इसको टाइलिन भी बोलते हैं इस एंजाइम को, उसका दूसरा नाम है टाइलिन। ये क्या हेल्प करता है? जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखो इट हेल्प्स इन सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ complex carbohydrates present in the food. Digestion of complex carbohydrates present in the food into simple carbohydrate या simple sugar, बोल सकते हैं ग्लूकोज प्लस माल्टोज या फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, हाँ, into simple carbohydrate. It helps in the digestion of complex carbohydrate, yeah, it helps in breaking down the complex carbohydrate into simple carbohydrate, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये आपका हो जाए सलेवरी एमाइलेज। इसको टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन एग्जाम में आपका आएगा क्वेश्चन, लेकिन सलेवरी एमाइलेज ना देके टाइलिन क्वेश्चन में देता है। टाइलिन भी सेम एंजाइम है। तो एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। तो साइड में लिख लो, एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, तीत के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले देखो एलिमेंट्री कैनल, हम माउथ में जो है वो फूड माउथ के थ्रू कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो माउथ से लेके और इनस तक का पार्ट जो होता है, माउथ टू इनस, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, तो लिख लो एलिमेंट्री कैनल हेडिंग डाल के। एलिमेंट्री कैनल इज 9 मीटर लॉन्ग, इज 9 मीटर लॉन्ग। इसका लेंथ जो होता है 9 मीटर होता है, 9 मीटर लॉन्ग। और ये कहाँ से कहाँ तक? द पार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एलिमेंट्री कैनल। और ये 9 मीटर होता है। एलिमेंट्री कैनल में सभी आ जाते हैं माउथ टू एनस में। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इसके बीच में, इन बिटवीन? माउथ के बाद आपका होता है फार्नेक्स, ठीक है, फार्नेक्स का भी कुछ पार्ट होता है, बकल कैविटी इसको बोलते हैं। उसके बाद इसोफेगस, इसोफेगस, क्लियर है? इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 2 इंटेस्टाइन आते हैं। पहले आते हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है एनस। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूट करता है एलिमेंट्री कैनल। लिवर पेनक्रियाज एलिमेंट्री कैनल में नहीं आते, वो लिवर पेनक्रियाज एलिमेंट्री कैनल के पार्ट नहीं होते। यस, ग्लैंड्स हैं वो। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। लीवर क्या करते हैं? लीवर एक ग्लैंड है जिसके थ्रू जो है गैस्ट्रिक जूस बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लीवर क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और वो बाइल जूस गैल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। और गैल ब्लैडर जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन जो होता है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई उस वहाँ पे जाके वो बाइल जूस फिर वो रिलीज़ करता है। कौन? गैल ब्लैडर। तो वहाँ पे एक ट्यूब कनेक्ट रहता है ड्यूडेनम के पास में। विलाई जूस कौन सा ब्रांड करता है? क्या? विलाई जूस जो होता है
इलाई वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो फूड के जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इलाई जिसको बोलते हैं। वो हम बताएंगे आपको, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट पार्ट। एक एक पार्ट जो एक्सप्लेन करेंगे। ये समझ में आपको एलिमेंट्री कैनल माउथ ड्राइनेस, इसको बोलते हैं 9 मीटर लॉन्ग होता है। अब टीथ के क्या क्या फंक्शंस हैं तो देखते हैं। एट द टाइम ऑफ 20 ईयर्स कितने टीथ होते हैं? तो टीथ 2 टाइप्स के होते हैं, यू नो अबाउट दिस। फर्स्ट इज व्हाट? टेम्पररी टीथ जिसको बोलते हैं, या मिल्क टीथ भी उसको बोलते हैं, या चाइल्डिश टीथ भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी टीथ। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज परमानेंट टीथ। तो आपको देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ टीथ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसको बोलते हैं मोनोफाइओडोंट, ठीक है, होमोफाइओडोंट, हेट्रोडोंट, ये सब के बोला जाता है। तो हेट्रोडोंट में आते हैं, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोडोंट, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? हेट्रोडोंट में आते हैं। ये सब भी बताएंगे आपको, हेट्रोडोंट क्या होता है, मोनोफाइओडोंट क्या होता है, फिर एक्रोडोंट क्या होता है। दिस ऑल थिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो हेट्रोडोंट में आते हैं। अब हेट्रोडोंट में ये डाईफाइओडोंट होते हैं, मीन्स उस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनके पूरे लाइफ स्पैन में केवल 2 टाइम्स ही टीथ आए, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कि डायोफाइओडोंट हैं। डाईफाइओडोंट इसको बोलते हैं, DIPHYODONT, डाईफाइओडोंट। मीन्स अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लाइफ में 2 टाइम्स ही टीथ आते हैं हमारे। पहला आपका होता है मिल्क टीथ और सेकंड नंबर होता है परमानेंट टीथ। अगर परमानेंट टीथ टूट जाए तो फिर दोबारा टीथ नहीं आते, ठीक है, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तभी तो आपने देखा होगा टीथ के इतने सारे जो हैं डेंटल क्लिनिक बने हुए हैं। तो देखो, टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ हो गया। तब टीथ कितने होते हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्डिश टीथ कितने होते हैं? कौन सा टीथ प्रेजेंट होता है, कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपसे पहले समझ लो कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। तो टीथ आपके सबसे पहले 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसिजर्स का क्या फंक्शन होता है? कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। द फंक्शन ऑफ इंसिजर्स इज व्हाट? कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। कैनाइन्स के इंटेरिंग द फूड, मीन्स फूड को क्या करने में? टीयर करने में। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? व्हाट आर यू डूइंग? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? आपको समझ में आ रही है ये चीज़ कि इंसिजर्स क्या करते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग, काटने में और बाइट करने में इंसिजर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। कैनाइन्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टीयरिंग द फूड, फूड को टीयर करने में, मतलब जैसे होता है ना, एक तरह से हिंदी में बोले फाड़ने में, चीरने में, उसमें हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स क्या करते हैं? चिविंग में, ठीक है। और मोलर ग्रिंडिंग करने में फूड को, ठीक है, और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में फूड के। तो ये आपका मोलर के फंक्शन हो गए। अब कितने कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसको कैसे याद करेंगे इन द केस ऑफ एडल्ट? तो याद करने का आपका फॉर्मूला है 2 1 2 3। डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 याद करने का, 2 1 2 3। समझ में आया आपको? तो इस तरह से ये आपका लोअर जॉ बना दिया। तो लोअर जॉ में देखो, आगे 2 इस साइड में टीथ जो होंगे वो इंसिजर होंगे, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 होंगे तो इंसिजर्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ टीथ लोअर जॉ में कितने होंगे? 4, ठीक है। उसी तरह से 4 जो है अपर जॉ में भी प्रेजेंट है इंसिजर। टोटल इंसिजर कितने हुए? 8, क्लियर है। अब देखो कैनाइन, लोअर जॉ की बात है। लोअर जॉ को ये सेपरेट करता है ना, बीच का ये पार्ट जो है ये सेपरेट करता है लोअर जॉ को। तो एक जो है कैनाइन लेफ्ट साइड में होगा लोअर जॉ में, और एक राइट साइड में होगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 कैनाइन लोअर जॉ में हो गए, 2 जो है वो अपर जॉ में भी होते हैं। कितने हो गए? 4। और देखो प्रीमोलर कितने हो गए? प्रीमोलर 2 इस साइड में लेफ्ट साइड में और 2 इस साइड में, कितने हो गए टोटल? 8।
तो प्रीमोलर आपके हो जाएंगे 8। तो ये डेंटल फॉर्मूला याद करने का। उसके बाद मोलर कितने हो जाएंगे? मोलर देखो 3 इस साइड में और 3 इस साइड में, 6 और 6 ऊपर, कितने हो गए 12। सबको ऐड करके आप देख लो 32 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32 किसी भी एडल्ट में। देखो 8 4 12, 8 20 और 12 32। तो इस तरह के आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखना है इसमें। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग इन दिस। आपको क्या करना है कि इस तरह से डेंटल फॉर्मूला आपको बस रखना है याद, 2 1 2 3 लोअर जॉ के लिए, लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए। और इस तरह से आप काउंट करके इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कितने होते हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, और सबके फंक्शंस भी हम लोग देखें कि क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? हेट्रोडोंट में आते हैं। टेम्परेरी टीथ किस में होता है? चाइल्ड में होता है। ठीक है, टेम्परेरी टीथ टूटने के बाद फिर परमानेंट टीथ आते हैं। टेम्परेरी टीथ जब चाइल्ड में होते हैं तो उस केस में कौन सा टीथ जो है अब्सेंट होता है? विजडम टीथ किसको बोलते हैं? वो भी अब्सेंट होता है किसमें? इन द केस ऑफ चाइल्ड जो परमानेंट टेम्परेरी टीथ है या मिल्क टीथ, तो उसमें कौन सा टीथ अब्सेंट होता है? क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। कौन सा टीथ अब्सेंट होता है? मोलर। यस, थर्ड और फोर्थ मोलर। थर्ड मोलर एंड फोर्थ मोलर, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, मोलर टीथ। ठीक है, तो ये सभी अब्सेंट होते हैं उसमें। तो चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। कोई डाउट? 2102 जो है इसमें आपका याद रखने का फॉर्मूला होता है। और बाकी चाइल्ड में प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर क्या चाइल्ड में होते हैं? नो। इसलिए कि इसका डेंटल फॉर्मूला होता है याद करने का 2102। तो इसमें प्रीमोलर टीथ जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। किस में? चाइल्ड में। ठीक है, तो प्रीमोलर टीथ नहीं होते। हाँ, प्रीमोलर भी नहीं होते और थर्ड और फोर्थ मोलर भी नहीं होते। मोलर भी होते हैं लेकिन फर्स्ट और सेकंड मोलर होते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप इसमें फर्स्ट और सेकंड। थर्ड मोलर जो होंगे वो अब्सेंट होंगे इसमें। थर्ड मोलर, फोर्थ मतलब उसके पेयरिंग में बोल रहे हैं, थर्ड इधर फोर्थ, ऐसे गिन के टोटल काउंट करके। ठीक है, तो ये सभी इसके आगे के मोलर अब्सेंट होते हैं। 2102 इसका डेंटल फॉर्मूला होता है। तो इसको काउंट करोगे तो 20 होते हैं। तो एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, अगर 20 ईयर्स की एज पर बात करोगे तब भी आपके पूरे टीथ नहीं होते 32। 28 ईयर्स के बाद होते हैं आपके पूरे 32 टीथ। ठीक है, किसी भी ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस परमानेंट टीथ आपका हो गया। परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला ये हुआ 2123 याद करने का, 32 हुए। कोई डाउट इसमें? अब टीथ के स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग पढ़ेंगे कि टीथ किस चीज़ से बना होता है। एमिलोब्लास्ट लेयर के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसके बाद अभी इसमें भी और थोड़े से पार्ट्स हैं बताना है। और मोनोफाइयोडोंट, डाईफाइयोडोंट और पॉलीफाइयोडोंट इसको बोलते हैं, इसको बताना है। तो टीथ के स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। 3 उसके पार्ट होते हैं टीथ के, रूट, क्राउन और हेड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें पार्ट पढ़ेंगे कि कौन सा लेयर किस चीज़ से बना होता है। फ्लोरीन से बना होता है, कुछ लेयर उसके कैल्शियम से बने होते हैं, इसे बोलते हैं इनामिल। इनामिल के बारे में आपने सुना होगा टीथ में। इनामिल किससे बना होता है? हाँ, इनामिल किससे बना होता है? हाँ, कैल्शियम फॉस्फोरस। यस, कैल्शियम फॉस्फेट के लेयर होते हैं, उससे बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और इनामिल जो है पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। यू नो, इनामिल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनामिल, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम, ये सभी पार्ट। इनामिल किससे, क्वेश्चन अब ये नहीं आते कि कौन सा हार्डेस्ट पार्ट होता है, अब पूछता है किससे बने होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अपग्रेड होके आते हैं। इनामिल पार्ट जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का, वो किससे बना होता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। तो इसमें अभी अमीलोब्लास्ट लेयर, ओडोंटोब्लास्ट लेयर, रूट, नेक, क्राउन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो डाईफाइयोडोंट समझ में आया सबको? मोनोफाइयोडोंट समझ में आया? तो इसमें लिख लो ये पार्ट को तब तक। उसके बाद आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, फिर इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले फारनेक्स के बारे में पढ़ेंगे,
फार्नेक्स क्या है, फिर इसोफेगस क्या है, फिर स्टमक में क्या चीज़ें हैं, किससे बने होते हैं। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एनस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये पूरा फिनिश होगा, ठीक है। अभी इसमें भी है पार्ट, तो तिथ लिखो, टेम्पररी तिथ। ये लिख लिया आपने तिथ में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ तिथ, टेम्पररी तिथ एंड परमानेंट तिथ। टेम्पररी टीथ को बोलते हैं हम लोग चाइल्ड टीथ या मिल्क टीथ, मिल्क टीथ भी बोलते हो आप। तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला जो होगा, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ इज 2102 जो 2102। तो मिल्क टीथ मीन्स क्या, लिखो द टीथ विच इज प्रेजेंट इन द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 or 11 years of age, below the age of 10 years of age. The teeth which is present in the child below the age of 10 years, below the age of 10 years is generally known as temporary teeth, is generally known as temporary teeth, is generally known as temporary teeth, temporary टीथ, ठीक है। तो इसमें लिखोगे आप कौन से एब्सेंट होते हैं। तो डेंटल फॉर्म में लिखो, देखो इसमें एब्सेंट जो होते हैं, ये टोटल कितना हो रहा है काउंट करने के बाद, 4, 8 और 2, 4, 12 और 8, 20 हो रहा है ना। तो इसमें लिखोगे प्रीमोलर टीथ आर एब्सेंट premolar teeth are absent in child, in the child, premolar teeth are absent in the child, ठीक है। तो premolar teeth जो होते हैं absent होते हैं। third molar is also absent, third molar is also absent, molar teeth third और fourth जो बोल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो इसका डेंटल फॉर्मूला लिख लो, डेंटल फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा 2102। तो इसमें कितने इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर हो जाएंगे 8 और कैनाइन हो जाएंगे 4, और ये कितने होंगे 4 टाइम्स करना है। तो 4 2 8, 2 का 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो गया 20, 2102, ठीक है। ये डेंटल फॉर्मूला हो गया। परमानेंट टीथ लिखो, द टीथ विच इज प्रेजेंट अबव द एज ऑफ 13 to 14 years या 12 years, above the age of 12 years is known as permanent teeth, is known as permanent teeth। या आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द, ऐसे भी लिख सकते हो, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को टूटने के बाद जो जमता है नया, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा 2123 और 2123। तो कैनाइन कितने होंगे 4, प्रीमोलर होंगे मोलर। अब कैनाइन और इंसिजर्स के फंक्शन तो लिख लिए हो ना, साइड में आप इंसिजर्स के फंक्शन लिख लेना। इंसिजर्स के कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, नीचे में ही वहीं बगल में ही इंसिजर्स के फंक्शन, कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, cutting and biting the food and for tearing the food, हेल्प करता है for tearing the food, ठीक है। फूड को टेयरिंग करने में प्रीमोलर में क्या होगा, कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, किस में, इन द केस ऑफ इंसिजर। कैनाइन में टेयरिंग द फूड, प्रीमोलर में क्या होगा चिविंग, हाँ इन चिविंग द फूड या मिक्सिंग बोल सकते हैं, मिक्सिंग द फूड। मोलर का भी सेम, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, grinding and mixing the food, grinding and mixing the food, clear है, grinding and mixing the food, this is all about this। तो अब मोनोफाइयोडोंट डाइफाइयोडोंट नेक्स्ट क्लास में इसका कराएंगे, ठीक है। अभी उसके बाद हम मोनोफाइयोडोंट और डाइफाइयोडोंट, ये सब एक्रोडोंट, ठीक है। उसके बाद
हेट्रोडोंट, ये सभी पूरे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें हाँ टीथ के पार्ट को लेंगे, फिर एनामेल के बारे में बताएंगे, फिर टीथ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका फिगर बना के अच्छे से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग फिर बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, फारनेक्स के बारे में, उसके बाद इसोफेगस के बारे में, फिर स्टमक के बारे में A to Z पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।